हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो देखो बेटा, अभी हम जीओसी फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने रेजोनेंस, लास्ट वीडियो में रेजोनेंस और रेजोनेंस के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। क्या होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मैंने कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक आपकी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, रियल में नहीं होती। और किसी भी आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी सभी प्रॉपर्टी को केवल एक स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसकी सभी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उनके अंदर भी आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उनमें से एक जो होती है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोर होता है। जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोर होता है उसको मेजर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और उसकी जो एनर्जी है वो लेस होती है और स्टेबिलिटी मोर होती है। जबकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनका कंट्रीब्यूशन लेस होता है उन्हें हम माइनर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनकी एनर्जी मोर होती है और स्टेबिलिटी लेस होती है। ये हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रूल आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट रूल फॉर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रूल फॉर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अर्थात एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए क्या क्या रूल होते हैं। तो देखिएगा बेटा, उसका सबसे फर्स्ट रूल है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहां पर होगा? तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर होगा। अर्थात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कभी भी लो से हाई की ओर नहीं जाएगा, हमेशा हाई से लो की ओर ही जाएगा। जैसे आपके पास सबसे पहले बात करूं, नेगेटिव चार्ज, आपको पता है एक्स्ट्रा होता है, तो नेगेटिव चार्ज से हम जाते हैं किधर? लोन पेयर की तरफ। नेगेटिव से हम किधर जाएंगे बेटा? लोन पेयर की तरफ। और लोन पेयर से कहां पर जाएंगे हम? पाई बॉन्ड की तरफ। और पाई बॉन्ड से कहां जाएंगे हम? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑर्डर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हमेशा नेगेटिव से लोन पेयर की, लोन पेयर से पाई की और पाई से पॉजिटिव की ओर जाएगा। कभी भी पाई से लोन पेयर की तरफ और लोन पेयर से नेगेटिव की तरफ नहीं आ सकता। ये हुआ उसका फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल की बात करेंगे। हमने कहा था कि रेजोनेंस क्या होता है बेटा? रेजोनेंस होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो रेजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखिएगा, पोजीशन ऑफ एटम कैन नॉट बी चेंज। अर्थात यहां पर एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में केवल पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकेलाइज होता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। ये मैं रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ बेस मीडियम। बेस मीडियम में क्या होगा? ये आपके पास सबसे पहले देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं बेटा। और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में कभी भी अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ये यहां से इसको रिमूव कर देगा। जैसे ये रिमूव करेगा हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस, ये बन जाएगा। नेक्स्ट में यहां से क्या होगा बेटा? नेक्स्ट में यहां से आपका जो ये हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो रिमूव आता वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ बन जाएगा आपके पास CH2। अर्थात ये जो हाइड्रोजन रिमूव आता वो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये प्रोसेस होता है आपका टॉटोमेरिज्म। क्या प्रोसेस होता है बेटा? ये होता है आपका टॉटोमेरिज्म। तो ये टॉटोमेरिज्म का पार्ट है। लेकिन अगर हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O माइनस, अब आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई,
तो ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O और माइनस, ये बन गया। अब आप देखिएगा पहली स्ट्रक्चर के अंदर क्या है और दूसरी स्ट्रक्चर में क्या है। तो बेटा सेकंड तो यहाँ पर रेजोनेंस का पार्ट है, बट आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो टोटोमेरिज्म का पार्ट है बेटा, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। क्या होता है टोटोमेरिज्म, ध्यान रखना बेटा, टोटोमेरिज्म के अंदर एटम की पोजीशन भी चेंज होती है। कैसे वो देखिएगा, तो वो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, इसकी रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास यहाँ से, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है। तो आप जरा देखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर था आपके पास, यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ शिफ्ट हो गया बेटा और पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो आप देखो आपका जो एल्फा हाइड्रोजन है वो O पे गया और O का पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गई। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो रहा है, और पोजीशन ऑफ एटम चेंज होने की वजह से इसको हम रेजोनेंस नहीं बोलेंगे, ये टोटोमेरिज्म है। जबकि आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, नेगेटिव को पाई बोलते हैं, तो पाई की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ध्यान रखना, एक टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में यही डिफरेंस होता है कि टोटोमेरिज्म में एटम की पोजीशन चेंज होती है, जबकि रेजोनेंस में एटम की नहीं, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 यही है कि बेटा आपने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, अर्थात वो न्यूट्रल होनी चाहिए। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज आपके बाद में होना चाहिए। तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा नेट चार्ज शुड बी converge should be conserve in all RS, मैंने कहा था RS को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अर्थात आपकी जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उन सबके अंदर आपका जो नेट चार्ज है वो कंजर्व होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन है। आप बताओ यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, क्या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, 0 है, अर्थात ये नॉन पोलर है। अब आप देखो इसमें रेजोनेंस होगा बेटा, बिल्कुल पाई सिग्मा पाई, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के बाद हमारे पास यहाँ से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो ये हो जाएगी। अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पाई बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, बताओ यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से पाई बॉन्ड गया तो यहाँ से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। अब आप देखो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, तो बेटा अभी भी यहाँ पर नेट चार्ज जो आ रहा है वो तो 0 ही है। क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1 है, वो माइनस का 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर टोटल चार्ज हमेशा 0 होना चाहिए, सॉरी टोटल चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे एक और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड C पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड C नेगेटिव, क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है? तो ध्यान दे बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों के चार्ज डिफरेंट है, और अगर चार्ज डिफरेंट है तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकता। इसी के साथ आपके 3 रूल कंप्लीट हुए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4। हमने 3 रूल हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में यही है बेटा कि आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होनी चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा रूल है, ईच RS मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अर्थात उसके अंदर पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेटा हमेशा सेम होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 फ्री रेडिकल। आप देखिएगा, अगर हम यहाँ बात करें टोटल नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में इंक्लूड हो रहे हैं, तो देखो आप यहाँ पर CH2 है
तो CH2 का मतलब ऐसे होगा, तो 2 2 2 4 तो ये हो गए, फिर यहाँ पर 2 है तो 4 4 8 हो गए। 8 के बाद में आप देखिएगा यहाँ पर भी है 10 हो गए, यहाँ पर भी है कितने हो गए 12 हो गए, यहाँ पर कितने हैं 12 टू 14 टू 16। अर्थात अगर पेयर की बात करूँ तो टोटल 8 पेयर है, और अगर अनपेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर है। अब जब इसमें रेजोनेंस होगा तो बेटा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो अभी देखो अभी भी यहाँ पर टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी सेम है। तो ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का चेंज होना, न कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। उसके बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 पे ध्यान रखना, हम ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कभी वैलिड नहीं करेंगे जिसके अंदर उसके फंडामेंटल रूल्स का फॉलो नहीं होता। तो ध्यान रखना एनी RS नॉट पॉसिबल, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है इफ डज नॉट फॉलो इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। अगर वो अपनी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का फॉलो नहीं करती तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कभी भी फॉलो नहीं करते। क्या है फंडामेंटल केस? तो इसके लिए देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरे पास एग्जांपल यह है कि जैसे हमारे पास हमने नाइट्रोजन लिया है, ये NH3+ और ये बेंजीन। आप देखिएगा यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है पॉजिटिव सिग्मा पाई। यहाँ पर देखो रेजोनेंस की कंडीशन है पॉजिटिव सिग्मा पाई। अगर यहाँ रेजोनेंस हो जाता है तो आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पर देखो क्या बनेगा, आफ्टर रेजोनेंस बेटा आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई, और 5 वैलेंसी का मतलब है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी नहीं है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसके पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फंडामेंटल रूल का फॉलो नहीं हो रहा, तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके पास वैकेंट डी नहीं होता, इसलिए अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। नंबर 6 है कि आपको पता है बेटा रेजोनेंस के अंदर आपका जो बोन पेयर है वो लोन पेयर में, लोन पेयर बोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना आपका जो बोन पेयर है, बोन पेयर का मतलब समझ रहे हो क्या? बोन पेयर का मतलब है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। बोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोन पेयर गेट कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। आपका जो बोन पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो लोन पेयर है वो बोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, वाइस वर्सा। अर्थात इसका उल्टा भी सही है। तो ध्यान रखना आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपका बोन पेयर लोन पेयर में और लोन पेयर बोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, C डबल बॉन्ड C और मैंने यहाँ पर ले लिया NH2। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर पाई सिग्मा लोन पेयर की कंडीशन है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर ये लोन पेयर है, जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो देखो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? बोन पेयर में। और ये आपका बोन पेयर है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोन पेयर में। तो यहाँ लोन पेयर है बेटा, और यहाँ पर बोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब है जो बॉन्ड में इंक्लूड नहीं होता, फ्री होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो जैसे यहाँ पर रेजोनेंस होगा बेटा, आप जरा देखिएगा रेजोनेंस के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखिएगा अभी भी यहाँ पर नेट चार्ज 0 था, तो यहाँ भी नेट चार्ज 0 है। और आप ये देखो कि यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो बताओ किस में कन्वर्ट हो रहा है? बोन पेयर में। तो जरा देखो मैं भी इसको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ लोन पेयर था, अब बताओ लोन पेयर की जगह क्या बन गया? बोन पेयर। यहाँ पर बोन पेयर था, बताओ अब बोन पेयर की जगह क्या बन गया? लोन पेयर। अर्थात नेगेटिव चार्ज को भी हम लोन पेयर का ही पार्ट मानते हैं। अब आ जाएगा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आपके पास लाइक और अनलाइक चार्ज, लाइक अनलाइक चार्ज प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, अगर आपके पास एडजेसेंट कार्बन पर लाइक और अनलाइक चार्ज होता है
तो ऐसी कंडीशन पर बेटा मेक हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी हाईली अनस्टेबल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा लाइक ऑन लाइक चार्ज एडजेसेंट कार्बन पर, जैसे मैंने लिया ये 1,3 ब्यूटाडाइन, अब इस 1,3 ब्यूटाडाइन में मैंने क्या करा है, इसको ऐसे बना दिया, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं है, हमने केवल बॉन्ड को ब्रेक किया है, और बॉन्ड को ब्रेक करने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती। इसी के साथ आपका ये रूल फॉर वैलिड आरएस कंप्लीट होता है। एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूं। पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो था जो हाई से लो की ओर होगा। सेकंड में एटम की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। थर्ड हमारा था नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए। फोर्थ था कि आपके पास पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। फाइव था फंडामेंटल रूल्स का फॉलो होना चाहिए। सिक्स था बोन पेयर लोन पेयर में, लोन पेयर बोन पेयर में, और सेवन था लाइक अनलाइक चार्ज एडजेसेंट पर नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, अभी हमने रूल फॉर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी की हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बेटा कुछ पॉइंट्स है, रूल्स है, और हमें ये रूल इसी पॉइंट में लर्न होने चाहिए जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम स्टेबिलिटी के लिए जो रूल अप्लाई करेंगे वो भी इसी सीक्वेंस में करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट यह है कि आपकी नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है बेटा, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। नॉन पोलर से मतलब क्या है? नॉन पोलर से मतलब है बेटा विदाउट चार्ज। अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो बिना चार्ज वाली है, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा जो है वो चार्ज वाली स्पीशीज से हमेशा मोर होगी। तो ये हमारा पहला रूल है। इसके लिए एक एग्जांपल देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो, जब यहां पर रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड यहां, तो हमारे पास यहां से इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव हो जाएगा। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकेंड। आप बताओ इनके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो आप, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका नॉन पोलर है, अर्थात यहां कोई भी चार्ज नहीं है। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर चार्ज है, तो ये पोलर है। तो आप बताओ पोलर नॉन पोलर में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? बेटा नॉन पोलर की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज हमेशा स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन यह है क्योंकि चार्ज हमेशा जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में अगर बात करते हैं, मान लीजिएगा आपकी सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर हो, तो इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पोलर, अभी मान लो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है वो आपकी सभी पोलर है, था सभी पर चार्ज है, तो फिर हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन पर बेटा हम चेक करेंगे कि कंप्लीट ऑक्टेट आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमेशा आपके जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उससे मोर होगा। ध्यान दे बेटा, अगर कंप्लीट ऑक्टेट आरएस है तो उसका हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट आरएस से हमेशा मोर होगा। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने लिया है CH पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जोड़ा है OCH3 लॉन पेयर। आप जरा देखिएगा, यहां पर लॉन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के बाद में मैंने यहां पर आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। आप बताओ इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है? तो आप देखिएगा ये भी पोलर है, वो भी पोलर है, दोनों ही स्ट्रक्चर आपकी पोलर है। अगर दोनों स्ट्रक्चर आपकी पोलर है तो फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो वो देखिएगा, यहां पर अभी कार्बन है, ये इस कार्बन पे एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज।
आप देखिएगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और वैसे भी मैंने जीओसी के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कार्ब केटाइन जो होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्ब एनाइन के ऊपर 8 होते हैं और फ्री रेडिकल के पास 7 होते हैं। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, अगर यहाँ ऑक्सीजन के पास मैं देखूं तो OCH3 लोन पेयर 2 2 2 2, तो बताओ यहाँ ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट मिल रहा है। अब आप देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर। आप जरा चेक करो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो आप जरा देखिएगा 2 2 2 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी और इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। अगर इसको मैंने फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट किया है और इसको मैंने सेकंड किया है, तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? कई बच्चों के समझ में नहीं आया कि सर ये लोन पेयर कहां से आया। तो आप देखो बेटा यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, 2 पेयर, उसमें से एक पेयर अभी डोनेट किया है तो एक पेयर तो इसके पास रिमेनिंग है, इसलिए यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसा सिमिलर CH3 CH प्लस एंड H2 और लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है बेटा 3 बॉन्ड बनाता है, 2 और 1 3 बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर भी आप देखो रेजोनेंस की कंडीशन है, यहाँ भी मैं रेजोनेंस कर देता हूं। जैसे यहाँ रेजोनेंस होगा CH3 CH डबल बॉन्ड एंड H2 पर पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताओ मान लीजिएगा फर्स्ट है ये सेकंड है, तो बताओ दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है। तो आप जरा देखिएगा यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और ध्यान दे बेटा कार्बन पे अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा इनकम्प्लीट ही होगा। अब यहाँ नाइट्रोजन पे चेक करो, नाइट्रोजन के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका एक लोन पेयर था बेटा, वो लोन पेयर तो बोन पेयर में चेंज हो गया। तो बताओ 2 2 2 और 2 टोटल कितने होंगे, 8, अर्थात यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड मोर स्टेबल होगी। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से रूल नंबर 3 का मतलब है अगर मान लीजिएगा आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है या फिर कंप्लीट ऑक्टेट है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के अंदर यह है कि आपका रूल नंबर 3, इफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कोई जरूरी नहीं इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, मोर स्टेबल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा नेगेटिव चार्ज मोर EN पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो लेस EN पर होगा तो मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब नेगेटिव मोर EN पर, पॉजिटिव चार्ज लेस EN पर होना चाहिए। जैसे इसको भी मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने बेटा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई। अभी हमने कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से लोन पेयर से पाई और पाई से पॉजिटिव की ओर होता है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और आपका ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। आप बताओ ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पोलर नॉन पोलर, तो बेटा दोनों ही। इसका मतलब आपका यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों ही आपकी क्या है, नॉन पोलर है। फिर हम लगाएंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट, तो आप देखिएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन, एक बॉन्ड तो ये रहा, 2 हाइड्रोजन हो गए इसके साथ में और एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 2 2 2 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और आप देखिएगा यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आपका रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं। अब डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर, पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन पर होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है जिसका ईएन कितना है 2.5, और यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है जिसका ईएन है कितना 3.5। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर है, तो ध्यान रखना नेगेटिव ऑन मोर ईएन, इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड वाली फर्स्ट के कंपेयर में मोर स्टेबल होगी। और अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बेटा, तो मैंने एक एग्जांपल में लिया है सी डबल बॉन्ड सी और Cl, अर्थात हमने लिया है विनाइल क्लोराइड। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बेटा सी ये बना दिया मैंने। आप देखिएगा ये इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी बनाई मिलेगी। हमें तो केवल उनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है। कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है और कौन कौन सी नहीं बनानी। तो मैंने कहा ना बेटा, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आपको तो केवल बनी हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी पता करना है। तो मैंने यहाँ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, आपको बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि पोलर नॉन पोलर। तो बेटा आपका पहला स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, सेकेंड स्ट्रक्चर आपका पोलर है, और थर्ड स्ट्रक्चर भी आपका पोलर है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है। इसका मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड थर्ड, अर्थात फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकेंड और थर्ड से ज्यादा होगी। अब फर्स्ट को छोड़ दो और सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे। अब लगाएंगे रूल नंबर 2। क्या कहता है रूल नंबर 2 बताओ? रूल नंबर 2 कहता है कंप्लीट इनकम्प्लीट। आप देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने भी कहा था कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, कुछ की पॉइंट में डायरेक्ट बता दूं। अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो 6 होंगे बेटा, अगर कार्बन पे नेगेटिव है तो 8 होंगे पूरे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव पर है तो 8 होंगे, और अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो 6 होंगे। तो आप देखो यहाँ क्लोरीन है 2 2 2 2, इसके पास भी 8 है पूरे, अर्थात यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ चेक करो, यहाँ कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है अर्थात यहाँ पर 6 है, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर 8 है, अर्थात यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो मुझे बताओ कंप्लीट और इनकम्प्लीट के हिसाब से ये मोर स्टेबल होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसे ही सोल्व करेंगे जो रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिया है फॉर्मिक एसिड। ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं बेटा, ये इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद में मैं इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अभी मैंने कहा ना कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टेंशन नहीं लेना, आपको बनी बनाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टॉप 10 होगी बेटा। ये थर्ड है, और एक और बनाता हूं मैं फोर्थ। ये फोर्थ है। आप बताओ इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इनमें भी स्टेबिलिटी के लिए हम वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 1। आप देखिएगा रूल नंबर 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो पहला स्ट्रक्चर आपका नॉन पोलर है, आपका ये स्ट्रक्चर भी पोलर है, ये स्ट्रक्चर भी पोलर है, और लास्ट वाला भी पोलर है, अर्थात फर्स्ट नॉन पोलर है, बाकी सारे पोलर है। तो इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी। पहला तो ये हो गया। अब लगाएंगे रूल नंबर 2, कंप्लीट इनकम्प्लीट। आप जरा देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेट है 8 पूरे होंगे। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है बट डबल बॉन्ड है, मैंने कहा था ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर पूरे 8 होते हैं, तो यहाँ भी 8 पूरे हैं, अर्थात यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है सभी का। आप देखिएगा यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा। आप देखो यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव है, मैंने कहा था कार्बन पे नेगेटिव है तो इसका मतलब 8 है, तो यहाँ तो 8 है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों? देखो एक ऑक्सीजन तो ये बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, उसमें से एक लोन पेयर इसने दे दिया, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज लग गया।
अब आप चेक करो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 है, अर्थात यहाँ पर भी इनकम्प्लीट की कंडीशन है। अब आप देखो सेकंड के अंदर आपके पास फर्स्ट तो मैंने डाई दिया, सेकंड थर्ड और फोर्थ में देखो यहाँ कंप्लीट है और दो में इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि सेकंड की स्टेबिलिटी जो है बेटा वो थर्ड और फोर्थ से ज्यादा होगी। अब डिसाइड करेंगे थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि दोनों में इनकम्प्लीट है और हमारा रूल नंबर 3 ये कहता है कि नेगेटिव मोर ईएन पर और पॉजिटिव लेस ईएन पर होना चाहिए। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है वो कार्बन पर जिसका ईएन 2.5 है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन लग रहा है वो नेगेटिव पर जिसका ईएन 3.5 है। यहाँ देखो जो पॉजिटिव लग रहा है वो ऑक्सीजन पर जिसका ईएन 3.5 है, यहाँ कार्बन जिस पर नेगेटिव लग रहा है उसका ईएन 2.5 पर है। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव ऑन लेस ईएन, सॉरी नेगेटिव ऑन मोर ईएन, यहाँ आपका नेगेटिव मोर ईएन पर है और आपका जो पॉजिटिव है वो लेस ईएन पर है। इसका मतलब थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ के अंदर नेगेटिव ऑन लेस ईएन है और पॉजिटिव ऑन मोर ईएन है, जो कि हमारे रूल का फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए बेटा स्टेबिलिटी में फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 4। तो हमारे पास जनरली 3 रूल हम अप्लाई करते हैं, बट अगर इनसे भी क्वेश्चन सोल्व ना हो तो हम रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 में कहता है कि बेटा आपका अनलाइक चार्ज जो होता है वो क्लोजर होना चाहिए, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा फार वाले से मोर होगा। तो कहने का मतलब रूल नंबर 4 है कि अनलाइक आर क्लोजर, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बेटा वो मोर होगा देन अनलाइक चार्ज फार। तो ध्यान रखना आपका अनलाइक चार्ज अगर क्लोजर है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मोर होगा, अनलाइक चार्ज फार वाले का लेस होगा। तो कहने का मतलब आपका अनलाइक चार्ज पास होना चाहिए और लाइक चार्ज दूर होना चाहिए। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये है पिरिडीन। क्या है बेटा? ये आपके पास पिरिडीन है और पिरिडीन में मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर आपका नेगेटिव बना दिया। अब आप देखो इसके अंदर मैंने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया आपकी, ये यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पाई, यहाँ नेगेटिव और यहाँ मैंने पॉजिटिव बना दिया। तो बताओ अब इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? आप बताइएगा। सॉरी, इसमें ये पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड था वो ऐसे था, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो बताओ अब आप यहाँ इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो बेटा इन दोनों में से आप देखिएगा यहाँ पर आपका अनलाइक चार्ज है जो कि फार है, और आपका यहाँ पर लाइक चार्ज जो है वो क्लोजर है। तो यहाँ पर चार्ज क्लोजर है, वहां पर फार है, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से मोर होगी, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्लोजर और लाइक चार्ज आपका फार होना चाहिए। नंबर 5, रूल नंबर 5 में कहता है कि अगर आपके पास लाइक चार्ज है तो अब ध्यान रखना लाइक चार्ज फार होना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो मोर होगी देन लाइक चार्ज क्लोजर। अगर आपका लाइक चार्ज पास में है तो उसकी स्टेबिलिटी लेस होती है, अगर लाइक चार्ज दूर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी मोर होती है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 ये है। और नेक्स्ट रूल नंबर 6 ये है कि अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से मतलब एक प्रकार से कोविलेंट बॉन्ड ही है, अगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर मोर है तो बेटा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? मोर होगी। तो ध्यान रखना अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर है तो उसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं, यही एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ लोन पेयर है। अब आप देखो यहाँ रेजोनेंस करके मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस। आप जरा देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है,
यहाँ पर पाई बॉन्ड 0 है, यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी लेस है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, मोर है। तो जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या कोविलेंट बॉन्ड मोर होते हैं, पाई बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मतलब है, कोविलेंट नहीं, मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख देता हूँ। तो जिनके अंदर एक प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड या पाई बॉन्ड मोर होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी हमेशा क्या होगी बेटा, मोर होगी। अब मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मैंने लिया है फिनोल, ये फिनोल है मेरे पास, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। ये पाई और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग पर नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ओ एच यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पाई यहाँ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ओ पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, आप जरा देखो, यहाँ पाई, यहाँ नेगेटिव। नेक्स्ट में ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और मैं बना रहा हूँ फिफ्थ वाली, ओ एच, और ये आपकी फिफ्थ हो गई। अब आप बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा, फर्स्ट आपकी नॉन पोलर है और फिफ्थ भी आपकी नॉन पोलर है। तो फर्स्ट और फिफ्थ आपका नॉन पोलर है, और हमें पता है कि नॉन पोलर की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। बट फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी यहाँ पर सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज, सब कुछ सेम स्ट्रक्चर्स है, केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। इसलिए फर्स्ट और फाइव सेम है और उनकी स्टेबिलिटी मोर है। ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये तीनों पोलर है। अब आप देखो इन तीनों पोलर है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में डिस्टेंस ये है, अर्थात यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पर पेरा पोजीशन पर है, अगेन यहाँ पर आपके ऑर्थो पोजीशन पर है, अर्थात ये डिस्टेंस इतनी है, यहाँ पर डिस्टेंस मोर है। तो यहाँ पर आपके देखो अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस मोर है, अनलाइक चार्ज जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, मोर है। अगर वो डिस्टेंस मोर है तो ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में तो देखो सेम ही है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, केवल पोजीशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ बराबर होगा और उनकी स्टेबिलिटी थर्ड से ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिरिडिन का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर गिवन है बेटा, आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट और फिफ्थ दोनों आपका नॉन पोलर है, ये भी आपका नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, और दोनों में केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी सेम होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर बात करें तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर आपका अनलाइक चार्ज क्लोजर है, यहाँ पर भी आपका अनलाइक चार्ज क्लोजर है, जबकि यहाँ पर अनलाइक चार्ज फार है। तो इसका मतलब थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड और फोर्थ से लेस होगी। बट सेकंड फोर्थ में भी चार्ज सेम है, केवल पाई बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। तो इसका मतलब सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी सेम होगी और थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आप देखिएगा, पहला आपका नॉन पोलर है, तो इसका मतलब ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बी भी आपका पोलर है और सी भी आपका पोलर है, तो इसका मतलब पहला रूल नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 2 पे जाएंगे हम। अगर रूल नंबर 2 की मैं बात करूं तो देखिएगा बेटा, रूल नंबर 2 में कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर आप देखिएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। आप यहाँ चेक करो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात यहाँ पर आपके पास सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास कार्बन पे 6 है तो यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 2 4 2 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। बट यहाँ देखो आप, यहाँ कार्बन पर है तो यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6, अर्थात यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसका मतलब सी की स्टेबिलिटी बी से मोर होगी। तो हमने पूछा था लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो बताओ यहाँ पर लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटा, बी।
तो देखिए अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एसिटिक एसिड गिवन है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 है, आपको बताना है। तो देखो बेटा, फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड में डिसाइड करना है, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है बट डबल बॉन्ड और H के साथ है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रूल लगेगा और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट वाला रूल लगेगा, क्योंकि कार्बन पे जब माइनस होता है ऑक्सीजन पे माइनस है तो इसका मतलब इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा आपका थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से मोर होगी, क्योंकि सेकंड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें से पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका नॉन पोलर है और आपको पता है नॉन पोलर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों आपके पोलर हैं। अब आप देखिएगा सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पोलर हैं, उनमें से यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और आप चेक करो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है बट डबल बॉन्ड के साथ है तो यहाँ भी इस पर 8 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ भी देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के साथ है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा और यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं और यहाँ पर इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। तो मुझे बताओ इनकम्प्लीट वाला सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी पहले आएगी और थर्ड की स्टेबिलिटी लास्ट में आएगी। बट आप देखिएगा बेटा, इसमें भी कंप्लीट उसमें भी कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस देखो मोर है, जबकि यहाँ पर अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, लेस है। तो अगर यहाँ पर अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस लेस है तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो पहले 4 आएगा, फिर सेकंड आएगा और सबके लास्ट में थर्ड आएगा। थर्ड सबके लास्ट में क्यों, इनकम्प्लीट। सेकंड और फोर्थ बीच में क्यों, क्योंकि कंप्लीट। फर्स्ट क्यों, क्योंकि नॉन पोलर। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ से 2 स्पेशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे 2 स्पेशल केस। तो सबसे पहला स्पेशल केस तो यह है कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंटी एरोमेटिक से। तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक और उसके लास्ट में एंटी एरोमेटिक। जैसे अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर लिया है मैंने, ये स्ट्रक्चर लिया है और ये लिया है, आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, ये पोलर होने के बाद भी। ऐसा क्यों, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेता हूँ। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये कंपाउंड आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो ध्यान रखना, जो कंपाउंड आपके एरोमेटिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमेशा मोर होती है। सेकेंड कंडीशन यह है कि अगर किसी के अंदर लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन हो रहा है तो बेटा लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी जो है हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले से ज्यादा होगी। ये ध्यान दें आप लोग। लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन से मतलब क्या है, जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव। और क्रॉस से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये है, यहाँ भी पॉजिटिव उठा देता हूँ, तो ऐसे रख लेता हूँ। तो आप जरा देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, एक लार्ज एक्सटेंटेड है, ऐसा सीधा होगा। जबकि आप यहाँ देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई और पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर दोनों साइड कॉन्जुगेशन हो रहा है और बोथ साइड कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है उससे हमेशा स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि 50% इधर से होने का चांस है, 50% इधर से होने का चांस है। तो ऐसी कंडीशन पर रेजोनेंस हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए क्रॉस की स्टेबिलिटी लेस होगी और लार्ज वाले की ज्यादा होगी। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ आरएस और रूल फॉर वैलिड आरएस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। और हम नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।